Hello students, this is lecture number 2 of unit 2 of chapter 2. I think there is something special about this lecture. Okay, now before I start this second lecture, I am assuming that you have revised your previous portion. Previous portion, when I say, I mean to say lecture number 1. क्योंकि अगर तुमने रिवाइज नहीं किया है ना, तो तुम्हारे ये जो मैं अभी बोलने वाली हूँ ये तुम रिलेट नहीं कर पाओगे और ये एक एब्रप्ट डिस्कशन हो जाएगा. इसलिए अगर रिवाइज नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, इसको पॉज करो और जाके अपने नोट्स को रिवाइज करके आओ, बिकॉज कंटिन्यूटी में है ये. तो थियोरी लेक्चर्स जो होते हैं ना, उसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं. प्रैक्टिकल में थोड़ी चीज़ें अलग होती है. क्या होता है ना कि तुमको मोनोटोनी से थोड़ी सी ब्रेक मिलती रहती है व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग द सम्स एंड ऑल दैट. थियोरी में वो नहीं होता. एंड आई पर्सनली फील दैट कि थियोरी का लेक्चर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट रिटेन टू मच. ओके, एंड फिर इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग वॉट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर दैट मैटर. मतलब जो समझा तो वो सब भूलने लग जाते हैं, वो नहीं चाहिए. जो समझ रहे हैं वो वहाँ रहना चाहिए तुम्हारे. ओके, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड द लेक्चर. सो पिछले लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स के बारे में पढ़ा था और क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर एट ऑल. ओके, in the coming portion today, kind of in this lecture, we will see a variety of approaches towards public goods, like pure and impure public goods, like global public goods, then common resources, उसके बाद quasi public goods and all that. तो तुम बोलोगे मैम ये क्या काम आने वाला है हमारे. समझाऊंगी मैं ज़रूर तुमको, क्योंकि बिना समझे तो अपन पढ़ ही नहीं सकते. बट मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ ना, तो कैसे होना चाहिए कि गाइज ये पूरी की पूरी थ्योरी इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में याद रखना बहुत मुश्किल है. ये कोई नहीं कर सकता. ये इतने सारे पेजेस की बुक्स है, उसको एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज में याद रखना मुश्किल है. तो मेरी सजेशन क्या होगी कि दैट यू शुड पिकअप 1 or 2 लाइन्स एग्जैक्टली फ्रॉम द मॉड्यूल. जो लाइन उन्होंने लैंग्वेज लिखी है ना, वो लैंग्वेज 2 या 3 लाइन ऐसा होना चाहिए कि हर टॉपिक के अंदर का, या 2 लाइन या 3 लाइन, वट एवर यू फील कंफर्टेबल. ओके, वो तुम एज इट इज़ याद करना चाहिए तुम्हें, बिकॉज द मोमेंट यू राइट दैट एंड आफ्टर दैट राइट 2-3 एग्जाम्पल्स, मे बी 2 एग्जाम्पल्स और 1 एग्जाम्पल, वट एवर यू कैन रिकॉल देयर. बिकॉज एनी विच वेज अगर थोड़ी सी लैंग्वेज को कन्फर्म करोगे, मैच कराओगे ना, तो मार्क्स जो वो तुमको देंगे वो थोड़े बेहतर होंगे. आई होप यू अप्रिशिएट एंड यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रही हूँ. ओके, तो बिना टाइम बर्बाद करे बिने we are moving ahead and going to discuss all these small concepts, like what is pure and what is impure public goods. Start kare. Okay, so they say that when I say they I mean to say people across. Okay, so they say that it is really difficult to find a pure public good. अब प्योर पब्लिक गुड क्या होता है? प्योर पब्लिक गुड वो होता है विच इज़ नॉन राइवलरस इन नेचर एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. You will see some words are repeated quite a few times, a lot of it actually, but I can't help it. That is how it is actually. So if these two features, if these two requirements are met on a 100% basis, that would be called as a pure public good. और वहीं पे जिसमें ये दोनों फीचर बिल्कुल उल्टे हैं, लाइक राइवलरस है और एक्सक्लूडेबल है. ओके, यानी कि मेरे कंजम्पशन से तुम्हारे लिए कंजम्पशन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, या तो क्वांटिटी में या तो क्वालिटी में या दोनों में, या फिर मैं चाहूँ तो तुमको एक्सक्लूड कर सकती हूँ. वो प्राइवेट गुड्स हो गया. ओके, तो दे से दैट इट इज़ इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्योर पब्लिक गुड. सो एक्चुअली देर आर अ फ्यू गुड्स विच बिहेव लाइक they have all the features of public goods, but still there are a good number of features of private goods also. So when a particular goods and service is like having both the features, they are not 100%, they have a partial, they are partially non-rivalrous and partially like non-excludable. मतलब थोड़े private goods के भी feature हैं उनके मतलब वो rivalrous भी हो जाते हैं और वो excludable भी बनाए जा सकते हैं. तो वो फिर public good नहीं रह गया. ओके, और ना वो प्राइवेट गुड है कहने के लिए. ओके, तो क्या बोलेंगे? इम्प्योर पब्लिक गुड्स. ओके, फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि सपोज वी ऑल्सो नो दैट कि दैट ऑल दीज फैसिलिटीज़ लाइक काइंड ऑफ द कोर्ट जहाँ लीगल, जहाँ पे अपनी जो कुछ ऐसी जो लीगल इन्फोर्समेंट जहाँ होती है, अ कोर्ट ऑफ लॉ, देन अ पुलिस सर्विस एंड ऑल दैट. तो बोलते हैं ये है एक्चुअली पब्लिक गुड ही. यानी कि when somebody uses it, for example when consumer A consumes it, the availability of that particular goods and service does not reduce in terms of quantity or quality for consumer B.
it's and nobody can exclude you from using that service. अगर मेरे घर पे कोई सपोज करो कि प्रॉब्लम कोई चोरी हो जाती है सपोज करो, तो मैं जा सकती हूँ, तुम भी जा सकते हो, ओके। मेरी उसको इन अ नॉर्मल सिनेरियो, ओके, तो मेरी जो कंप्लेन है वो लोग उसको रजिस्टर करेंगे, तुम्हारी कंप्लेन को रजिस्टर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो क्या हो गया, नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। बट दे से दैट इफ the number of consumers are too good as in they are too many, for example in a country like India the population is very high, तो तुमको पता होगा शायद, आई डोंट, तुम बड़े बच्चे हो सारे, कि कोर्ट में कितने कितने सालों के जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और रीज़न क्या है उसका, रीज़न है कि हमारे पास में एनफ नंबर ऑफ कोर्ट्स, एनफ नंबर ऑफ, मतलब वो जो फैसिलिटी है वो हमारे पास में एनफ नहीं है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, मतलब ये जो फैसिलिटी है इसके कम होने की वजह से। सो बेसिकली क्या हो गया इसके अंदर में, राइवलरस नेचर आ गया ना। सो दे से दैट दे आर नॉन राइवलरस टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली, बट इफ पीपल हैव टू वेट टू अवेल दैट सर्विस, इफ पीपल हैव टू, अगर लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है उस सर्विस को अवेल करने के लिए, तो उसको तुम नॉन राइवलरस नहीं बोलोगे। यानी कि इतने लोगों की कैपेसिटी है केटर करने की, ओके, अगर 100 लोगों की कैपेसिटी को वो केटर कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम, जहाँ पे नॉन राइवलरस दिखेगा तुमको। बट इफ़ पीपल लाइक 200 आ गए तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। सो बेसिकली इट मीन्स दैट द कंजम्पशन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस, ओके, इज लाइक, ऐसा नहीं कि तुमको मना कर दिया जाएगा, ओके, इट इज़ नॉट दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विस वुड बी डिनाइड टू यू, बट देन if more people are consuming that, definitely that would get reduced for you. And that is why we can say that though they are public goods, but there is a behavior of what's ko pakadna, congestion. So if there is a situation of congestion for any goods and service, in spite of they being public good, they start like showing like rivalrous nature. Like बोलते कि अगर suppose करो कि वाईफाई है, so though Wi-Fi is open to everybody, you know, if there is a Wi-Fi availability in a certain area, then usage of that Wi-Fi service by 1 or 2 people will not increase the load or will not decrease the quality or quantity for you. But then if too many people start using that free Wi-Fi, what will happen? There would be a crowding effect there, and the Wi-Fi will not work properly because of the overload. So though in spite of being a public good, many such services for that matter, and I think it is a lot reality actually, though being a public good, it starts showing rivalrous nature, and because of that it cannot be called as a public good, it can be though called as a impure public good. तो तुम बोलोगे मैम इसके implication क्या हो सकते हैं? So when there are public goods, when there are this kind of certain number of public goods which are non-excludable, like पुलिस की सर्विसेज को तुम यूटिलाइज कर सको, इसके लिए मैं तुमको मना तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो राइवलरस तो है। तुम्हें तुम्हारी कंप्लेन को रजिस्टर करने का तुरंत मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं बताया सकता, तुमको वेट करना पड़ सकता है। तो पब्लिक गुड में तो ये नहीं था ना, मतलब तुम कितना भी कंज्यूम करो उतना ही तुमको अवेलेबल है, उतना ही मुझे अवेलेबल है, ऐसी तो बातें कर रहे थे हम लोग। लेकिन अगर लोग ज़्यादा होंगे, इफ़ द पीपल हु आर कंज्यूमिंग such kind of goods and service are huge in number, if they increase in number, then definitely they become rivalrous in nature. Okay, so that is called, actually the word is congestion actually. Okay, now because of this, because of such kind of kind of situation, there would be two implications. याद कर लो, two implications. Number one, if they are rivalrous in nature, then definitely people क्या बोलेंगे लोग कि भाई ठीक है आप फ्री में मत दो मुझे ये सर्विस, आप थोड़ा पैसा ले लो लेकिन मुझे वेट तो मत करवाओ। पॉसिबल है ना ऐसा, क्योंकि लोग ऑब्वियसली वेट करना नहीं पसंद करते। तो उससे क्या होगा, मार्केट मैकेनिज्म के अंदर में, शायद मैं पुलिस की तो बात नहीं कर रही, इन जनरल कुछ और चीज़ों की बात, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में अपन काउंट कर सकते हैं। आप थोड़ा तो उसको पैसा लेके आप सर्विस प्रोवाइड करो, बट मुझे चाहिए सर्विस, राइट, दैट वे। So basically what will happen, the government can charge some amount of price, यानी धीरे धीरे उसका मार्केट डेवलप किया जा सकता है, and even the market mechanism, it can be brought under the sphere of the market mechanism. Okay, number two, the second implication would be that you can reduce the number of people who are using it or the frequency of the usage or both. Okay, इन दोनों, इस इम्प्योर गुड्स के रिगार्ड में दो सबसे अच्छे जो एग्जांपल्स होते हैं उनको बोलते हैं क्लब गुड्स एंड वेरिएबल गुड्स। सुनना ध्यान से,
तुमको गैस पूरा कंपाइल करना पड़ेगा, मैं समझा रही हूँ तुमको, याद तो थोड़ा खुद से करना पड़ेगा। ओके नाउ क्लब गुड्स। अब एक जो क्लब गुड्स का मतलब क्या होगा, ये जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, क्लब फैसिलिटीज़ होती है, तो अब क्लब में तुम स्विमिंग पूल होता है, राइट है। तो जो क्लब होती है तुम्हारी, क्लब के अंदर में अगर तुम स्विमिंग करते हो तो क्या सामने वाले के लिए स्विमिंग करने की जो क्वालिटी या कुछ है वो कम हो जाती है क्या? नहीं, इट इज़ इक्वली अवेलेबल टू ऑल। बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसमें स्विम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग स्विम करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे ना, वो राइवलरस हो जाएगा। और अगर क्लब चाहे तो तुमको एक्सक्लूड भी कर सकता है, करेक्ट है। सो अगर एक क्लब में जगह नहीं मिली तो तुमको रेप्लिका कोई दूसरे क्लब में जगह मिल जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? सो क्लब फैसिलिटीज दो बीइंग अ पब्लिक गुड, दे आर नॉट प्योर पब्लिक गुड्स बिकॉज यू कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर, बिकॉज बोलेंगे ओके हमारी कैपेसिटी फुल हो गई है तो आप दूसरी जगह चले जाओ, ओके। But and they are rivalrous in nature to a certain extent also because unlimited amount of people cannot use that. जबकि हमारे यूज करने से, फॉर एग्जाम्पल तुम वहां पे जाके बैडमिंटन खेलते हो तो क्या बैडमिंटन के कोर्ट में कुछ हो जाता है? नहीं होता है। बट अगेन in spite of being a public goods, if the number of people who are using it is high, kind of in comparison to the capacity, then there will be a rivalrous nature. In spite of being a public good, it cannot be called as a pure public good because there is some rivalrous in nature and you can be excluded from there also. Okay, so this is an example of impure public good. Second, varying एक होता है और वेरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेना, वो चीज़ बता दे, तुमको समझा देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर रोड्स, देर आर ब्रिजेस, देर आर हाईवेज। सो बेसिकली अगर सोचोगे ना तो तुम क्लब का एक और रेप्लिका क्रिएट कर सकते हो, जितना चाहे उतना कर सकते हो, राइट। बट तुम रोड्स पे कंजेशन होता है, ब्रिजेस पे कंजेशन होता है, तो अनवांटेड मूवमेंट को रिड्यूस करने के लिए और कंजेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टोल बिठा सकती है, भाई आप चार्ज करो, लेकिन तुम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लब के अंदर में तुम एक्सक्लूड करे जा सकते हो कि नहीं यहाँ पे हम लेंगे ही नहीं। बट इफ़ देर आर रोड्स, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी पर्टिकुलर हाईवे को यूज़ करना है तो उसका कोई रेप्लिका भी तो अवेलेबल नहीं है, मुझे तो वो यूज़ करना ही पड़ेगा, ओके। एंड इट इज़ नॉट वाइज ऑल्सो टू एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम यूजिंग दैट, बट देन इन ऑर्डर, मैं क्या बात कर रही हूँ तुमको समझ में आ रही है क्या बात? मैं ये बोल रही हूँ कि इन स्पाइट बीइंग अ पब्लिक गुड, we can bring it in the sphere of the market mechanism by setting up a toll, by charging some fees. So what will happen? Unwanted movement of the people would be relatively reduced to some certain extent. For example, अगर तुम देखोगे ना तो बॉम्बे के अंदर में, तुम्हें शायद आई डोंट नो तुम कहाँ के हो, जो लेक्चर बच्चा जो भी देख रहा है, बॉम्बे में एक वर्ली सीलिंग है। मैंने एग्जांपल काफ़ी बार दिया बिकॉज मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे वही एग्जांपल सामने आते हैं, ओके। वर्ली सीलिंग है, यानी कि तुम फ्री में नहीं क्रॉस कर सकते, यानी कि तुम इधर से काइंड ऑफ साउथ बॉम्बे अगर तुम्हें जाना है, लाइक कोलाबा, चर्च गेट और लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, काइंड ऑफ, एंड इफ़ यू वांट टू घूमने ही तुमको जाना है सपोज करो, सो यू कैन नॉट यूज इट इज़ अ लाइक you can reach from this side to that side in like 5-7 minutes only, okay, so that's, लेकिन वो चार्जेबल है, डिपेंड्स, सबकी चार्जेस अलग अलग है। तो जैसे अगर वो चार्जेबल नहीं होता तो अगर एक बार जाके वापस आने का कॉस्ट अगर 200 रुपये है तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल कॉस्ट ना, इट इज़ अ बिग कॉस्ट। मैं कार की बात कर रही हूँ, लॉरीज एंड ऑल की तो बहुत ज़्यादा होगी। सो बेसिकली व्हाट डिड दे डू, वहाँ पे कंजेशन नहीं होना चाहिए, राइट, इट वुड बी डेंजरस ऑल्सो, राइट। सो उन्होंने क्या किया, उसको चार्जेबल कर दिया। तो इन स्पाइट बीइंग अ पब्लिक गुड यू कैन रेस्ट्रेन टू सर्टेन एक्सटेंट, यू कैन रेस्ट्रेन, मतलब वो राइवलरस तो नहीं है बट हाँ एक्सक्लूडेबल, बेसिकली थोड़ा राइवलरस है, थोड़ा राइवलरस नहीं है, थोड़ा एक्सक्लूडेबल है, थोड़ा एक्सक्लूडेबल नहीं है, दैट वे। मतलब इट इज़ नॉट 100% नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल एक्चुअली। मतलब कहने का सब बातों का एक ही यहाँ पे मीनिंग निकलता है, यू कैन रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस एंड द यूसेज of these kind of goods and services, okay, as per your own will. Like अगर तुम तुम्हारा कोई क्लब है या कोई कुछ भी इस तरह का है तो तुम चाहो तो लोगों को पब्लिक सर्विस है बट तुम्हारी मर्जी है तो तुम अंदर ले सकते हो या तुम उनको मना भी कर सकते हो, राइट। तो मार्केट मैकेनिज्म के अंदर में आ गया।
उससे क्या होगा कि फ्री राइडर जो प्रॉब्लम होती है ना पब्लिक गुड्स की, वो थोड़ी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल टहलने के लिए लोग वर्ली सीलिंग पे चले गए, तो उससे क्या होता है कि भीड़ बढ़ेगी ना अननेसेसरी की, वो ऐसी वाली चीज़ें बात हो रही है यहाँ पे। तो तुमको ये सारी चीज़ों के अंदर इतना नहीं जाना है, तुम्हें एग्जाम्पल्स एक्जैक्टली याद रखना है कि व्हाट इज़ अ प्योर पब्लिक गुड एंड व्हाट इज़ अ इम्प्योर पब्लिक गुड। सो वी कैन नॉट फाइंड 100% प्योर पब्लिक गुड in spite of being a public good, but if it is like overused, अगर overuse होने लग जाएगा तो that will no more be called as a pure public good, that would be called as a impure public good, because जो मैंने तुमको एग्जाम्पल्स दिए सारे, जैसे पुलिस है, या कोर्ट ऑफ लॉ है, चाहे कुछ और भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ पे अगर भीड़ ज़्यादा होगी, अगर यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो राइवलरस नेचर हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग पब्लिक गुड। ओके, दैट वे। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस प्योर एंड इम्प्योर पब्लिक गुड। थोड़ा वेग है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करोगे तो तुमको क्या करना है, पहले डिफाइन करो, 2-3 पॉइंट्स याद कर लो, उसके अराउंड ही पूरा घूमो, पूरा का पूरा याद करने की जरूरत नहीं है तुमको। क्या याद करोगे इसके अंदर में कि भाई पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिकल लाइफ में प्योर पब्लिक गुड मिलना मुश्किल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब उसके अराउंड तुमको प्ले करना पड़ेगा अपने ओन वर्ड्स में। पॉइंट नंबर 2, सर्विसेज लाइक, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज लाइक जो मैंने तुमको बोला कि पुलिस एंड ऑल, दो दे आर लाइक नॉन राइवलरस इन नेचर, अगर मैं यूज़ करूँ पुलिस को और सेम पुलिस को तुम यूज़ करो तो नॉन राइवलरस, यानी उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी कम नहीं हो जाती है। बट इफ देर आर टू मेनी पीपल यूजिंग इट देन डेफिनेटली दे कैन नॉट एलिमिनेट the consumption, but the quality and the quantity of the consumption will definitely be reduced, though not eliminated, right? And what would be the implications? The implications would be that the government can charge a price, or some private market mechanism can also try to bring it into the sphere and make it a part of the market mechanism. Number 2, you can control the number of people or the frequency of the usage, or both. Okay, 2 examples are what? The club goods and the वेरिंग यूसेज पब्लिक गुड्स। ऐसा उसमें रोड एंड हाईवे के बारे में तुमको बोलना पड़ेगा और क्लब के बारे में बात करना पड़ेगा। ये टॉपिक खत्म हो गया। ओके गाइस, देखो दिमाग में तुम एक बात और बोलती हूँ, जब मैं तुमको पढ़ाती हूँ ना तो ऑलवेज रिमेंबर आई कैन टॉक एट लेंथ एट ऑन एनी टॉपिक, बट आई कैनॉट टॉक एनीथिंग फॉर दैट मैटर। व्हेन आई से एनीथिंग, मेरे दिमाग में हज़ारों बातें हैं, अगर मैं उस तरह से बात करूँगी तो क्या होगा, एग्जाम में फिर को मेरी बोली हुई सारी बातें तुमको एग्जाम में कहीं ना कहीं याद आने वाली है, वो मुझे पता है। तो आई ट्राई टू स्टिक टू द फॉर्मेट ऑफ द मॉड्यूल। ओके, बेसिकली मैं अपनी भी बातें बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बोलती हूँ, टू मेक इट मोर एलैबोरेट एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू। बट देन इफ़ आई स्पीक अ फ्यू सेंटेंसेज, जैसे मैंने तुमको शुरू में बोला कि राइट 2-3 सेंटेंसेज ऑफ द मॉड्यूल इन ऑर्डर टू फेच मार्क्स, और ऐसा नहीं मॉड्यूल में इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है या खराब दी हुई है, इट इज़ गुड एक्चुअली। सो इफ़ वी कैन पिक अप 2-3 पॉइंट्स एंड 1-2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मॉड्यूल, यू आर वर्चुअली सॉर्टेड। आई थिंक यू अप्रिशिएट दैट। नेक्स्ट वन, क्वाज़ाई पब्लिक गुड्स। ओके, ये तुम्हें थोड़ा सा ना मिक्सचर जैसा लगेगा इम्प्योर पब्लिक गुड्स के जैसा, यू विल फील कि एग्जैक्टली थोड़ा सा रिलेटेड है, बट काफ़ी यूनिक और डिफरेंट है। सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग एक्चुअली काफ़ी। इसमें यू नो व्हाट आर क्वाज़ाई पब्लिक गुड्स, सो इट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच, टू पब्लिक गुड्स actually. So they say that when someone consumes some private goods with the intention of private thing only, मतलब मैं जब कोई चीज़ कंज्यूम करती हूँ ना तो मेरे दिमाग में प्राइवेट गुड ही है वो, बट द इफेक्ट ऑफ दैट प्राइवेट कंजम्पशन, ओके, it leads to a lot of social benefits or public benefits which behaves like public goods. तो बोलोगे मैम एकदम ही नहीं समझा मेरे को, मुझे पता है। ओके, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने भी वही दे रखा है और मैंने और भी ढूंढा तो वही एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक a vaccine of COVID, if suppose I take a vaccine of COVID, I took a vaccine of COVID, okay, so this was a private consumption, correct na? This was a private consumption because I'm trying to safeguard my health, correct? But when I take a COVID vaccine, this consumption of mine would lead to प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन टू मेनी मोर पीपल। समझो आप क्या बोल रही हूँ मैं, यानी कि मेरे प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से क्या हो रहा है, पब्लिक गुड हो रहा है। ये पब्लिक गुड्स या पब्लिक को मैं सर्विस कर रही हूँ, वाई, मैं उनमें इन्फेक्शन नहीं फैला रही हूँ। ऐसे वाले दे लुक लाइक दे आर कंज्यूम्ड लाइक प्राइवेट गुड्स, बट द इफेक्ट इज लाइक, सुनना ध्यान से, मैंने कंज्यूम किस तरह से किया, आई कंज्यूम्ड लाइक अ प्राइवेट गुड्स एंड सर्विस, बट द इफेक्ट इज लाइक यू नो काइंड ऑफ लाइक पब्लिक गुड, ऐसा मतलब। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देती हूँ तुमको, उन्होंने भी वही दे रखा है, एजुकेशन और हेल्थ आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाज़ाई पब्लिक गुड। ओके, सो एक एग्जाम्पल तुमको हेल्थ का दिया मैंने। नाउ एजुकेशन, उन्होंने जो सीए के लिए भी बोला है, व्हेन जब हम पढ़ाई करते हैं, व्हेन यू बिकम एजुकेटेड, फॉर एग्जाम्पल
pursuing a course of chartered accountancy. Okay, so तुमने when you chose this course of chartered accountancy or CA, definitely you would have like weighed द ट्रेड ऑफ्स ओके कि मैं ये पढ़ाई करूँ कि मैं ये पढ़ाई करूँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ कि मैं सीए बन जाऊँ. तो तुमने अपने कुछ वे किया होगा ना, तुमने मापतौल तो किया होगा कि भाई कि ये करने से मेरा इतना खर्चा होगा और मेरे को आगे जाकर के ये करियर बनेगा और मैं इतना कमाऊँगा या कमाऊँगी, वॉट एवर, ऐसा तुमने सोचा होगा ना. दिस इज़ योर डिमांड कर्व फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. अग्री? बट व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, you are capable of like becoming financially independent, you are able to settle in life, and you are able to become a knowledgeable person. But don't you think that there is a possibility, and there is a 100% probability, I mean to say, okay, that you could do some research and development, you can do some accounting like innovations, you can do some accounting inventions, समझ में आ रही है क्या, something you develop because of. So when you consumed this course, when you consumed this education, it was for the perspective of the private consumption, but because of that knowledge, the knowledge that you gained, it was the knowledge is a side effect basically, and you cannot bar people. अगर तुमने कोई ऐसी accounting system बनाई, suppose करो, या कुछ ऐसा बनाया, कुछ internal control करने का system बनाया, कुछ तो तुमने इस तरह का किया है ना, कोई accounting body को कुछ तुमने contribute किया. Okay, so basically वो जो तुम कर रहे हो, करते तो तुम अपने लिए हो, ओके, बनाते तुम अपने लिए हो, लेकिन उसे भला सबका हो जाता है, वो बात कहने का मतलब है. सो दीज काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड क्वाजी पब्लिक गुड्स बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड इन द प्राइवेट फॉर्म, बट द इफेक्ट्स आर एंड द एक्सटर्नल इफेक्ट्स आर लाइक पब्लिक गुड्स एक्चुअली. So health and education are one of the best examples of quasi goods. If you charge money, अगर इन चीज़ों के अगर पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज किए जाएं तो क्या होगा, यू वुड बी डिप्राइविंग पीपल फ्रॉम दीज टू क्वाजी पब्लिक गुड्स. ओके, तो ऐसा नहीं कि इनके प्राइवेट मार्केट्स नहीं हैं, इनके प्राइवेट मार्केट्स भी हैं, बट अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो क्या होगा कि दिस वुड बी अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज, एंड जितने ज़्यादा लोग इस क्वाजी को, पब्लिक गुड को कंज्यूम करेंगे, योर नेशन विल डेवलप मोर एंड मोर, एंड देयर विल बी ग्रेटर लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर नेशन. सो जितना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतना अच्छा होगा. दैट्स व्हाट आई मीन टू से, एंड दैट इज़ व्हाई there are private market mechanisms, but then they cannot be left to market mechanisms only, because eventually they are based on profit orientation. But we cannot leave this on market mechanism, because it should be made available to everybody in the economy so that there is a overall development. I think guys I have been able to justify your understanding part. Quickly, मैंने तो आज mapping कराई नहीं तुमको. Let's quickly look at this, no? Pure and impure public goods. The concept of pure public good is too idealistic in this real world. The argument is that goods which perfectly satisfy, मैं ये भी छूट गया तो ले लेते हैं ना, perfectly satisfy non-rivalry and non-exclusivity are not easy to come across. There are many hybrid goods that possess some feature of both पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स. गाइस आई ट्राई टू मेक शॉर्ट, एक्चुअली जो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस वो मैंने हटा दिए हैं, बट लैंग्वेज को पूरी चेंज नहीं करी, बिकॉज अल्टीमेटली तुमको लिखना पड़ेगा वहाँ पे लैंग्वेज. दीज गुड्स आर कॉल्ड इम्प्योर गुड्स, एंड दे आर कॉल्ड इम्प्योर बिकॉज दे माइट नॉट बी 100% नॉन राइवलरस और 100% नॉन एक्सक्लूडेबल. ये तो समझ गया तुमको. सो सिंस इम्प्योर गुड्स डू नॉट सेटिस्फाई द टू पब्लिक गुड रिक्वायरमेंट्स, it will have two implications. Free riding can be eliminated, and a market, I made it short actually because it will be examples. तो क्या है ना, तुम्हें याद रह जाएंगे एग्जाम्पल्स पे, थोड़ा ध्यान दोगे तो एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे. मुझे कैसे याद रह गया एग्जाम्पल, तुमको भी याद रह जाएगा, लेकिन थियरी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा थियरी दिया हुआ है उन्होंने, उतना लिखोगे तो तुम याद ही नहीं कर पाओगे ना. ये लैंग्वेज पूरी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के, मैंने चेंज नहीं करा है बहुत ज़्यादा. ओके, तो तुम एज इट इज़ इसको चाहो, इसमें से इतनी सारी लाइन्स, उसमें 2-3 लाइन याद कर लो, अच्छा रहेगा. Free riding can be eliminated, and a market for such goods can be developed. For impure goods I'm talking, right? The provider of an impure public goods can control the congestion by controlling the number of users or frequency of use or both. मतलब अगर हाईवेज वगैरह पे तुम टोल बिठा देते हो तो अनवांटेड जो लोगों की मूवमेंट होती है बिना मतलब के, वो तुम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, सो दैट कंजेशन ना हो. सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड, you are like bringing it under the umbrella of the like market mechanism, I mean to say. Two broad classes, club goods and variable use public goods. We discussed that, right? Now quasi. This second approach to classification of impure public goods focuses on the mix
ओके, ऑफ सर्विसेज दैट अराइज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ द गुड। ये लाइन नहीं समझी ना, ये तुमको अगर मैं नहीं समझाऊंगी तो 100% शायद क्लिक भी नहीं करेगा, बट आई एम श्योर गाइस अभी समझा होगा। द एक्सटर्नल इफेक्ट एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ अ प्राइवेट गुड मे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक गुड। करेक्ट है, तो ये लाइन तुमको पकड़नी है, ये वाली लाइन। द इफेक्ट एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ द प्राइवेट गुड, इफेक्ट may have the characteristics of a public good. Correct now? The quasi public goods or services are also called near public goods, possesses nearly all the qualities of the private good. क्योंकि जब मैं एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पढ़ रहे हो, जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ तो प्राइवेट गुड्स की तरह मैंने उसको कंज्यूम किया, बट उसका बेनिफिट पूरी दुनिया उठा सकती है, एंड दैट इज हाउ द इफेक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, it is easy to keep people away from them, but it would be socially undesirable to keep people away from them, because society would be better off if more people consume them naturally. So याद कर लो, education and health है इसके अंदर में। Okay, this particular characteristic, namely the combination of virtually infinite benefits। आज सोच के देखो, कोई इकोनॉमिस्ट आज वर्ल्ड में है, सपोज करो, उसने कितनी सारी थियरीज बनाई हुई हैं, तो थियरीज तो उसने अपने लिए बनाई थी, पढ़ाई अपने लिए करी थी, लेकिन आज दुनिया के किस किस कोने में लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे बेटर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं हो सकता। And the ability to charge a price results in some quasi public goods being sold through markets and others being provided by the government, education and health. The next one coming up is common excess resources. Okay, क्या होता है common excess resources? Guys, ऐसे बहुत सारे resources होते हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, सुनना ध्यान से, नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, बट दे आर राइवलरस इन नेचर, लाइक द रिसोर्सेज विच आर ओपन टू ऑल फ्री ऑफ चार्ज एंड टू पीपल एट लार्ज, लाइक फिशरीज। ये जो जितने भी फिशरमैन होते हैं, दे गो टू लाइक रिवर्स, दे गो टू लाइक सीज एंड ओशंस, डू दे पे anybody for the fishes that they catch from there? No, it's open to all. जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट में जाते हैं, you know, kind of, so these kind of resources which are available, anybody can, you cannot exclude them from using them, you cannot, right? But they are rivalrous. अगर if you overuse these kind of resources, then what will happen? There will be a depletion, there will be a degradation. The best example is the climate condition actually. अगर ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल है लेकिन राइवलरस है। तुम अगर उसका ओवर यूज करोगे, अपने एटमॉस्फेयर को मिस यूज करोगे, फॉर दैट मैटर, एज आई डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर बेसिकली kind of depleting and degrading the resource, and which will not be appropriate for future generations. And that is why, since these things cannot be brought under the market mechanism, it leads to market failure basically. तो क्या होता है, लोग सोचते थोड़ी हैं यूज़ करने के पहले, नॉन स्टॉप यूज़ करते हैं because of their self-vested selfish interest actually. Okay, and that is why the government needs to intervene. The market cannot take care of on its own for such kind of resources because they are not a part of market mechanism. Okay, that is common excess resources. Quickly, common excess resources or common pool resources are a special class of impure public goods which are non-excludable, as people cannot be excluded from using them. How do you do that? These are rival in nature and their consumption lessens the benefits available for others naturally. This rival nature of common resources is what distinguishes them from pure public goods. Examples are fisheries, forest, backwaters, common pastures, rivers. कहीं भी कोई टैब नहीं लगाया हुआ कि भाई आप इतना ही, आप एक ही घंटा आप अपने जो ग्रेजिंग ग्राउंड से, फॉर एग्जांपल अभी उसके बाद वही टॉपिक आ रहा है, ओके, ग्रेजिंग ग्राउंड है, पास्चर्स है, कि आप एक घंटा अपने इतने लाइव स्टॉक को आप ग्रेज करा सकते हो, ऐसा तो कुछ भी रूल है ही नहीं। अनलिमिटेड लाइव स्टॉक को अनलिमिटेड टाइम के लिए लोग ग्रेज करा सकते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं तो तुम डिप्लीट कर ही रहे हो ना, और तुम कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे हो कुछ भी, ना तो तुम मनी कंट्रीब्यूट कर रहे हो और ना उसको रीइंस्टेट करने में तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो। करेक्ट, तो अल्टीमेटली इसका कोई मार्केट तो है नहीं, तो obviously market fails to take care in terms of the allocation of the efficiency of the resources. भूलना नहीं हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं। Since price mechanism does not apply to common resources, producers and consumers do not pay for these resources and therefore they overuse them and cause their depletion and degradation. I think you are fine. That shouldn't be a problem in terms of understanding. Similarly, there is a topic called tragedy of commons. ये क्या होता है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का होता है, ये वर्ड कॉमन आया है, ये कॉमन लैंड इंग्लैंड में यूज़ होता है, जहाँ पे जिसको पास्चर्स बोलते हैं लोग, जहाँ पे अपने लाइव स्टॉक की ग्रेजिंग कराते हैं।
वही प्रॉब्लम है. सो बेसिकली गाइज पीपल यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं. एंड व्हाट विल हैपन, इन चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, जिसको ट्रेजेडी वर्ड यूज किया गया है, तो व्हाट विल हैपन, नथिंग वुड बी लेफ्ट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन एंड दैट इज नॉट गुड एक्चुअली. ओके, बट सिंस देर इज नो मार्केट विथ रेस्पेक्ट टू दैट विच कैन कंट्रोल वेयर यू कैन पे प्राइस, वेयर यू कैन बाय, नो, it is not available. And that is why the government must control so that there is some amount of efficiency in the allocation. People should not be allowed to use. तुम तो सिर्फ अपने बारे में, अभी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये जो नेचर की चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो पब्लिक गुड है, जो आने वाले कई जनरेशन्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ओके, विदाउट एनी स्पॉइलेज इन द क्वालिटी ऑल्सो. कैसे कंट्रोल करोगे लोगों को तुम? ओनली द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल एक्चुअली. ओके, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स मीन्स पब्लिक यूज विदाउट अकाउंटेबिलिटी लीडिंग टू अ नेगेटिव आउटकम. The tragedy of commons is a problem in economics that occurs when individuals neglect the well-being of the society in pursuit of their personal gain. This leads to the overconsumption and ultimately depletion of the common resource to everybody's detriment. This you can write on in your own language also. The tragedy of commons refer to the situation when individuals acting rationally in their own self-interest nonetheless act irrationally as a collective group by irreparably, it's a tongue twisting word for me, okay, depleting a resource that is owned in common. The current climate change crisis is an example of the tragedy of the global scale. Animal extinction mein you can see how many people are like, there are so many animals which have gone extinct from the face of this earth actually, only because of this vested and self-vested interest of a few people actually. So there is no market. That means what we want to say is that market mechanism fails with respect to the allocation of these kind of resources, and that is why the government has to intervene. Okay, there is no market mechanism to control this kind of resources. They are really very valuable resources for our society. Correct? Agree you? Global public goods. Now global public goods क्या होता है? ग्लोबल पब्लिक गुड्स होता है, कुछ पब्लिक गुड्स ऐसे होते हैं जो पूरे ग्लोब के लोगों को अफेक्ट करेगी. नेचुरल सी बात है, लाइक वेदर, like ozone layer, right? So these are global public goods and there are some rules made by World Bank कि भाई ये जो resources होंगे वो global public goods के अंदर में आएंगे. So there are like उन्होंने दो कैटेगरी में डाला हुआ है. फाइनल पब्लिक गुड्स विच आर आउटकम सच एज ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन, ये तुमको वर्ड याद करना पड़ेगा. फाइनल पब्लिक गुड्स विच आर आउटकम्स, इंटरमीडिएट पब्लिक गुड्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोविजन. समझ आ रहा है क्या? एक फाइनल पब्लिक गुड है और एक इंटरमीडिएट पब्लिक गुड है. ओके, सो आउटकम्स सच एज ओजोन लेयर preservation or climate change prevention, and intermediate public goods which contribute to the provision of final goods, for example international health regulations. तो इसमें पांच there are five पांच चीज़ों को बोला गया है. नंबर वन द एनवायरनमेंट, देन द जो डिजीज़ हैं तुम्हारी जो इंटरनेशनल लेवल पे अफेक्ट करती हैं, लाइक कम्युनिकेबल डिजीज, आई मीन बेस्ट एग्जांपल व्हाट टू से, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड ग्लोबल नॉलेज फॉर डेवलपमेंट. ये गाइस तुमको याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी चारा नहीं है. यू हैव टू रिमेंबर, बट इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए. नंबर वन एनवायरनमेंट, नंबर टू कम्युनिकेबल डिजीज़, इंटरनेशनल ट्रेड, देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड ग्लोबल नॉलेज. ग्लोबल नॉलेज का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इफ़ यू नो एट ऑल ऑफ विलियम शार्प इज़ द पर्सन, देयर आर मेनी नोबल लॉरिएट्स इन इकोनॉमिक्स जिनकी जो कंटेंट है वो हम पूरी दुनिया में पढ़ रहे हैं और अगले आने वाले कई सालों तक लोग पढ़ते हैं. ये ग्लोबल नॉलेज कंटेंट हो गया, इसको प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी बनती है. दैट इज़ अबाउट द ग्लोबल गुड्स गाइस. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ इफ यू वांट. शुरू करूँ फ्री राइडर प्रॉब्लम? India में it is like too much of a free rider problem actually, so that shouldn't be a problem for you to understand. Now come back. So what is a free rider problem? Understand guys, what is a free rider? Can you tell me what is a free rider? मतलब एक आदमी ऐसा है जो सारी सर्विसेज लेना तो चाहता है, ओके, बट उसको पैसे नहीं देने. ओके, तो तुम उसको, और अगर तुम उससे पूछोगे ना कि भाई तुम्हारे लिए ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, वो तुमको बताएगा भी नहीं, क्योंकि अगर वो बताएगा तो तुम उसको पैसे देने पड़ेंगे, और जितनी ज़्यादा वैल्यू बताएगा उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. ओके, दैट वे. So the free rider problem is exactly that only. So when a consumer of a goods and service
doesn't want to pay money for a particular goods and service, it is called a free rider problem. The greater problem of free rider would not be coming in the private goods because it is excludable. तुम चाहो तो तुम उस आदमी को निकाल सकते हो, भाई बिना पैसे दिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो, right? But in case of the public goods there is a huge amount of free rider problem and it is very difficult to draw, जो language उन्होंने यूज़ करी है, it is very difficult to draw a demand curve. Maybe in the last lecture I showed you how a demand curve is drawn. So I am consumer A, you are consumer B. So I say that I will buy this much quantity of goods at this price. You say I will buy this quantity of goods at this price. That is how, and yours and mine demand curve can be aggregated and we can come to a conclusion, okay, this much total quantity should be supplied at this particular price. So this is like horizontal summation of my demand curve and your demand curve. But this guy who is a free rider, who has got a free rider problem, he would never tell that what value a particular goods or service hold for him. And that is why we cannot draw a demand curve for that matter. Okay, so when you cannot draw a demand curve, how would you bring it in the price mechanism kind of, इसके मैप के अंदर कैसे लाओगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आदमी कभी तुमको बताएगा नहीं. अगर हमको ये पता चले कि भाई इतने पैसे दे के ये इतना लेना चाहता है, बट वो कभी अपनी विलिंगनेस टू बाय, उसके लिए वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होल्ड करती है, ऐसी बातें वो बताएगा ही नहीं तुमको, कभी भी नहीं बताएगा, राइट? तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अ फ्री राइडर प्रॉब्लम. सो व्हाट हैपन्स कि जितने भी पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, अब व्हेन पीपल आर नॉट रेडी टू पे मनी, देयर इज़ अ मार्केट फेलियर विथ रेस्पेक्ट टू दोज काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? वही मैंने लिखा है यहाँ पे. अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने भी यही वाला दिया है, एनसाइक्लोपीडिया. थाउजेंड्स नहीं, मिलियंस एंड लैक्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग एनसाइक्लोपीडिया अक्रॉस द वर्ल्ड. Sorry, Wikipedia, not encyclopedia, Wikipedia. But and you can pay actually, but do you pay? Do I pay? Nobody pays. So that is the free rider problem actually. Don't you think it is a very, very important content across the world available to us? It is actually. But then why should I pay when it is freely available to me? जब वो बिना पैसे दिए बगैर भी available है मुझे, तो मैं क्यों उसके पैसे पे करूँगी? That is the problem actually. लेकिन जब आप उस चीज़ को एक्सक्लूडेबल बना दोगे, जब आप उसको पब्लिक गुड से प्राइवेट गुड अगर बनाते हो और उसकी फीस आप चार्ज करोगे, तो वो मार्केट मैकेनिज्म के अंदर लाया जा सकता है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको तुम एक्सक्लूडेबल बना ही नहीं सकते, मतलब तुम नहीं बना सकते, वो पॉसिबल नहीं है, कहने का मेरा ये मतलब है. अ फ्री राइडर इज अ पर्सन हु benefits from something without expending effort or paying for. In other words, free riders are those who utilize goods without paying for their use. Since private goods are excludable, free riding mostly occurs in case of the public goods. The free rider problem leads to under provision of a goods or service and thus causes market failure naturally. मतलब there cannot be market mechanism till the time there is exclusion. अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या पॉसिबल है कि तुम बिना पैसा दिए बिना खा सकते हो? यानी कि एक्सक्लूड करना वहाँ पॉसिबल है. ओके, वहीं पे अगर तुम किसी लंगर पे जाते हो तो क्या वो एक्सक्लूड कर पाएंगे? तुमको नहीं कर पाएंगे, राइट? तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे. तो तुम पैसा दोगे अपनी मर्जी से, वैसे दे सकते हो. तुमको अगर पता नहीं तो मैं बता दूँ, जितने गुरुद्वारे होते हैं, इफ़ यू वांट टू पे सम मनी यू कैन एक्चुअली पे, बट हाउ मेनी पीपल वांट टू पे? हाउ मेनी पीपल एक्चुअली पे? आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. The absence of excludability in case of public goods and the tendency of the people to act in their own self-interest will lead to the problems of free riding. In other words, there is no incentive for people to pay for the good because they can consume it without paying for it. तुम फ्री में खा सकते हो तो तुम क्यों पैसे दोगे? वो प्रॉब्लम है. जिस दिन तुमने उसमें पैसे लगा दिए कि भाई आपको मिनिमल इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, वो आ गया मार्केट मैकेनिज्म के अंदर में. लेकिन लंगर का कॉन्सेप्ट यही है ना कि तुमको फ्री में तुमको खाना देते हैं फ्रॉम द रिलीजियस परस्पेक्टिव, बट उसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते एंड पीपल कीप ऑन लाइक मिस यूजिंग इट, राइट? प्रसाद की तरह थोड़ी लेते हैं लोग. ऑन अकाउंट ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम देयर इज नो मीनिंगफुल डिमांड कर्व फॉर पब्लिक गुड्स. इफ इंडिविजुअल्स मेक नो ऑफर टू पे फॉर पब्लिक गुड्स देयर इज अ मार्केट फेलियर इन केस ऑफ दीज गुड्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स विल नॉट बी प्रोड्यूस देन. इन फैक्ट द पब्लिक, सो दैट facility of like collective consumption of foods and service at langar, like at Gurudaras, like, okay,
ये कोई प्राइवेट या ये कोई प्राइवेट जो इंसान होगा, प्राइवेट बिजनेस पर्सन होगा या प्राइवेट फर्म होगी, वो ये काम नहीं करेगी, बिकॉज उनका ओरिएंटेशन प्रॉफिट होता है. ओके, दैट वे. बट हाँ, आई थिंक सम मिनिमल चार्जेस कैन डेफिनेटली बी अप्लाइड. ठीक है, आप पूरा आप डोंट अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट, बट देन एटलीस्ट चार्ज. वो लोग कहाँ से, यू नो फ्रॉम वेयर डू दे मीट देयर कॉस्ट. देर इज अ लॉट इन द सिख कम्युनिटी. ओके, there is a lot of donation to gurudwaras, and with the help of that donation they are able to meet such kind of expenses. Do you imagine the kind of expenses they have to incur in terms of such a big facility for so much of food, okay, and service plus. Okay, in fact the public goods are valuable for people. If there is no free rider problem, people would be willing to pay for them and they would be produced by the market. As such, if the free rider problem cannot be solved, the following two outcomes are possible. Ultimately क्या होगा, अगर फ्री राइडर प्रॉब्लम जिंदगी भर चलता रहेगा, यानी कोई पैसा दे ही नहीं रहा, तो क्या होगा, वो सर्विस ही खत्म हो जाएगी. यानी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से तो वो सर्विस बंद हो जाएगी और फिर लोग अपने आप ही पैसा देना शुरू कर देंगे. फ्री राइडर प्रॉब्लम वुड बी ओवर. इफ विकीपीडिया restricts you, okay, from using it free, if it starts charging you for some minimal amount, definitely that free rider problem will get over. Okay, so that is how it can work. So, you know, if you want that free rider problem to get solved, you have to charge some amount and make it excludable. मतलब आप पैसा नहीं दोगे तो आप यूज नहीं कर सकते. That way. Guys, next and the last topic for you, I think there were 4 in number where market failures happen. Number 1, it was like monopoly power. Revise kara rahi hai. Monopoly power, then you had externalities, then you had public goods, and then you have asymmetric information. So we are towards the last part. So basically we will understand the asymmetric information wala content, and then we can do all the multiple choice questions that are given in the book. I think there are 16-17 in number, and then application oriented sums, yeah, questions only, because it was a pure theory chapter actually. And I really failed to understand that how should I help you on this, that your effort is minimal actually. मैं मेरा ऐसा बहुत मन करता है कि मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ मैं कैसे तुमको पढ़ाऊं कि एग्जैक्टली तुम्हारे लिए और से और ज़्यादा मदद हो जाए, एंड यू आर एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली, सो दैट आउट ऑफ 40 marks that we get, it is easy to score, guys. It is very easy to score, but then we need to control the concept for that matter, right? So please tell me, please do like message me, please text me कि मैम आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से उसको और अच्छा करने के लिए. एंड आई एम लाइक वेरी ओपन टू फीडबैक्स. आई एम श्योर तुम खुद से अगर इतना सारा करोगे तो शायद थोड़ी मेहनत हो कि मैंने ज़रूर तुम्हारे लिए थोड़ा वैल्यू ऐड तो किया होगा. आई एम श्योर. ओके, तो गाइस फटाफट शुरू करते हैं. एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. रेडी ऑल ऑफ यू? एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. ओके गैस, ये ना बहुत जैसे पढ़ने जैसी चीज़ इसके अंदर में कुछ भी नहीं है. इसके अंदर कैसे है कि तुम खुद भी बहुत कुछ सोच सकते हो. मैं तुमको बताती हूँ एक बात. बहुत लेंदी थ्योरी दे रखी है, बट मैं तुमको समझा दूंगी तो तुमको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है, और इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू एक्चुअली. ओके, सो गाइज डोंट यू थिंक दैट, सुनना ध्यान से. ओके, एक स्टोरी की जैसे बोलूँगी 10 मिनट में पूरा सब ये टॉपिक अब ख़त्म होने वाला है. जब कोई ट्रांजैक्शन या कोई डील होती है दो लोगों के बीच में, जिस चीज़ की डील होती है, तुमको नहीं लगता कि बायर और सेलर के पास में उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दोनों के पास होनी चाहिए. एनी मटीरियल फैक्ट, व्हाट मटीरियल का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच कैन डिस्टॉर्ट द ट्रांजैक्शन. और अगर वो चीज़ सिर्फ एक जन को पता है, इफ़ ओनली वन पर्सन, इधर द बायर और द सेलर, दैट मीन्स या तो बायर को ज़्यादा पता है या सेलर को ज़्यादा पता है. दैट मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन है उस बेसिस पे डील होती है, उसी बेसिस पे प्राइसिंग होती है. राइट, आई एम टॉकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एक्चुअली. इफ ईदर ऑफ द टू पार्टीज डू नॉट हैव या डू हैव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच द अदर पार्टी डज नॉट हैव, that situation will be called as asymmetric information with respect to a deal, with respect to a deal of a particular goods or service for that matter. Okay, coming back now. तो asymmetric information क्यों होता है, वो 3 पॉइंट यहाँ देकर मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ. तो asymmetric information इसलिए होता है that at times the transaction is very complex. It is very complex and it is not possible to explain the 100%
of the repercussions of that particular transaction. I'm sure guys तुम मिस आउट करके कि मैंने क्या बोला. मैं ये बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट बोलने वाली हूँ. पहला बोल रही हूँ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्यों हो सकता है, उसके 3 पॉइंट बोल रही हूँ. ओके, नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ट सर्जरी होती है. ओके, कोई हार्ट सर्जरी किसी की हो रही है या कोई सर्जरी हो रही है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी किसी की हो रही है. उस केस में मान लो कि डॉक्टर है और जो कंज्यूमर है, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के बारे में बात हो रही है. इज़ इट पॉसिबल फॉर द डॉक्टर टू पास ऑन 100% ऑफ द इंफॉर्मेशन? अगर वो चाहे भी तो भी तुम्हारे तक सारी बातें इन्फॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. सो इन दैट सिनेरियो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर वुड बी सिचुएशन ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. नंबर 2, इट इज़ नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल मैं और तुम कोई डील कर रहे हैं, मतलब मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट सपोज करो, मैं और तुम कोई प्रोडक्ट मेरा बाय करना चाहते हो. ओके, एंड यू आर इन अ डेस्परेट नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. पॉसिबली मैं एक जस्ट एग्जाम्पल वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ. तो तुम्हारे पास में उस चीज़ के बारे में क्विकली इंफॉर्मेशन गैदर करने का, एंड दैट टू विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच ऑफ मनी. ये ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए बहुत सारे पैसे भी लगते हैं. तो अगर थोड़ा लो कॉस्ट बेसिस पे अगर तुम इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहो और क्विकली करना चाहो तो नहीं पॉसिबल हो पाता है. ओके, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कुछ चीज़ें मुझे शायद पता है प्रोडक्ट के बारे में, और या तो मैंने बताया नहीं या मुझे उतना रेलिवेंट नहीं लगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी. तो अगेन देर इज़ अ डिस्टॉर्शन इन द ट्रांजैक्शन एक्चुअली. नंबर 3, you lack awareness while you are dealing with respect to a particular transaction, with respect to a goods or service. इंसान ध्यान अनवाइज चॉइस कर लेते हैं या हम अवेयर नहीं होते हैं. then also there is a possibility that there is a difference in the information available between the buyer and the seller. So in these 3 situations there is a possibility of asymmetric information. अब तुम बोलोगे कि मैम हाउ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वुड लीड टू द मार्केट फेलियर. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. पढ़ लेना गाइस ये वाला, 2 टॉपिक इसमें पढ़ना है, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड. क्या है एडवर्स सिलेक्शन? ओके, सो ये दीज आर और लाइक बात इतनी सी है, उसको इतनी सारी बातों में अलग अलग तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना है तुमको. द एडवर्स सिलेक्शन का मतलब होता है दैट व्हेन 2 parties in a transaction do not have equal amount of information with respect to the goods and service, then it will lead to the वही जो मैंने रिपीट किया, डिस्टॉर्शन इन द होल ट्रांजैक्शन एंड एडवर्स इम्पैक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं तुमसे पैसा बोरो करती हूँ. ओके, तुम लेंडर हो, मैं बोरोवर हूँ, तो मेरे रीपेमेंट कैपेबिलिटी के बारे में ज़्यादा पता है, तुमको उतना पता नहीं होगा, लेकिन मैंने डिस्क्लोज भी नहीं किया. ओके, सेकंड एग्जांपल, यही एग्जांपल्स इन्होंने भी दे रखे हैं. ओके, सपोज करो कि मैं कोई कार तुमको अपनी सेकंड हैंड बेच रही हूँ, मैंने कार यूज़ कर ली, मैं तुमको बेच रही हूँ. उस कार के जो मैकेनिकल यूनिक आस्पेक्ट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हें एज अ बायर जाननी चाहिए, अगर मैंने वो विथहोल्ड कर ली अपने पास में, तो ट्रांजैक्शन फेयर नहीं होगा बिकॉज ऑफ एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द एडवर्स इम्पैक्ट. क्या एडवर्स इम्पैक्ट होगा वो तुमको मैं बाद में बताऊंगा, सिचुएशन को समझो पहले. देन एक बहुत ज़्यादा इस पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर में देर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस एक्चुअली. अब मान लो इंश्योरेंस बिजनेस पूरा एस्टिमेशन पे चलता है, तुमको पता है ना. मान लो कि 100 लोगों का वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं. ओके, तो तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि डिपेंडिंग ऑन द वेरियस क्राइटेरियाज ऑफ योर, क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब क्या होगा कि भाई आपकी कोई ये बीमारी से अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आपका इतना खर्चा लगेगा तो हम बेयर करेंगे, लाइक दैट. नो नाउ सिमित, तो उस सिचुएशन के अंदर में उन्होंने अगर 100 लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस हो, सभी को कराना चाहिए, ऐसी बात है. तो क्या उनका बिजनेस किस मॉडल पे चलता है पता है तुम्हें? उनका बिजनेस इस मॉडल पे चलता है कि अगर 100 लोगों का हमने हेल्थ इंश्योर किया फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्या 100 के 100 लोगों से 100 के 100 लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने वाले हैं? आई थिंक इट केम आउट प्रॉपर्ली नाउ. डिड यू गेट द पॉइंट? सो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी बिजनेस बेसिकली. सो इट विल डिपेंड ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. व्हेन आई से पोर्टफोलियो, व्हाट डू यू मीन टू से? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 100 लोगों का इंश्योरेंस लेते हो तो तुमको ये पता है ना कि डिपेंडिंग ऑन द वेरियस क्राइटेरिया, भाई इसको आप पहले से कोई बीमारी है क्या, आपको बीमारी नहीं है क्या, तो कुछ हाई रिस्क इंश्योरर्स होंगे, ओके, क्लाइंट्स होंगे, और कुछ लो रिस्क होंगे.
तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर तो सभी लोग तरह के लोग होने चाहिए ना, बिकॉज हम ज़्यादा लाइक हाई रिस्क लोगों को थोड़ी ना हम इंश्योर करते हैं, हम सबको इंश्योर करेंगे, राइट। तो मेरा बिजनेस मॉडल कैसा है कि मेरे पोर्टफोलियो में सब तरह के लोग होने चाहिए, लाइक रादर आई वुड प्रेफर टू हैव मोर लो रिस्क प्रोफाइल्स रादर देन हाई रिस्क, सो दैट कि कम से कम क्लेम आए, ताकि मेरा फाइनेंशियल बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल बना रहे। समझ में आई बात। नाउ अगर ऐसी सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ सिचुएशन वेयर इन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर अंडर लो रिस्क, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हार्टी एंड हेल्दी, आई डोंट गो फॉर इंश्योरेंस ओनली, कि मुझे तो जरूरत ही नहीं, मैं तो बीमार पड़ता नहीं हूँ या पड़ती नहीं हूँ, तो आई डोंट नीड। एंड मोर पीपल who have something, okay, in terms of health, and they try to ensure their health with respect to the fact कि कल को कोई बात हो गई तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेंगे, और ये बात इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं चल रही है। Are you getting the point? So what will happen for the same amount of premium, okay, अगर मैं लो रिस्क हूँ, कोई सामने वाला हाई रिस्क है, तो सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम मुझे भी चार्ज हो रहा है, एंड द सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज बीइंग चार्ज टू द काउंटर पार्टी ऑल्सो। डोंट यू थिंक दैट इट इज रियल लॉस from the perspective of the insurance company, because वो सोच रहे हैं कि भाई ये लो रिस्क मेरे पास में ज़्यादा है, or something of that sort, but the kind of claims start coming in, the insurance company will land into some kind of risk, and what will they do? दो चीज़ें हो सकती है इस सिचुएशन में, या तो वो लोग अपना धंधा बंद कर देंगे, तो ये होगा एडवर्स इम्पैक्ट because of the behavior of certain people, because they did not disclose some material information about their health to the insurance company, thereby in order to save the premium component, okay, क्या होगा, इंश्योरेंस बिजनेस उनके लिए अनवायबल हो जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लेम आ जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा भाई पोर्टफोलियो उनका बहुत रिस्की बन चुका है, यानी ज़्यादा लोग सब हाई रिस्क वाले लोग हैं, उनको पता नहीं चलेगा इस चीज़ के बारे में, राइट। तो क्या होगा कि वो लोगों को धंधा बंद करना पड़ जाएगा, ये एक तरीका होगा। दूसरा, वो लोग क्या करेंगे, in general at large they will increase a premium, okay, then what will happen? So many people who in spite of being in the low risk category would not go for insurance, because that would not be too much viable for them. Any which ways I did not want to get insured, because I don't feel that it is, I require that, and all the more if the insurance, क्या करेगी insurance companies के अंदर में, if some people, because of some people's behavior, you know, what will happen, they'll start charging high premiums. Either they will have to close the business because they will not be able to deal with such kind of financial risk, or they will start charging very high premiums with respect to the insurance to all the people. Then what will happen? Only high risk profile will get insured, thereby again increasing the risk of the insurance company, and low risk जो लोग हैं, जो low risk लोग हैं, they will not go for insurance only. What is this? This is complete market failure because of asymmetric information, and that will lead to the adverse impact, and that adverse impact would be missing markets or closure of markets, thereby leading to market failure. I think you got the point, right? Next is moral hazard. पढ़ ले क्या? Adverse selection generally refers to any situation in which one party to a contract or negotiation, such as seller, possesses information relevant to the contract or negotiation that the corresponding party, such as a buyer, does not have. This asymmetric information leads the party lacking relevant knowledge to make suboptimal decision and suffer adverse impact. Who is suffering the adverse impact here? The insurance company. Ideally, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास में सभी तरह के लोग होने चाहिए, तभी तो कुछ लोगों के क्लेम नहीं आएंगे। 100 लोग हैं, 50-50 भी कर दोगे, 60-40 भी कर दोगे, तो ज़्यादा लोगों अगर क्लेम नहीं करे तो वही तो मेरी कमाई हुई ना। जो क्लेम्स नहीं आते वो इंश्योरेंस कंपनी की कमाई हुई। अगर सब लोग को क्लेम देना पड़ जाएगा तब तो कंपनी खत्म ही हो जाएगी, वो बात हो रही है। इन सच अ सिचुएशन, asymmetric information about quality eliminates high quality goods from a market. अब now insurance is such a good thing, अगर सोचो तो, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर peculiar behavior, we would be losing market on that particular product. Economic agents end up either selecting a substandard product or leaving the market altogether. It can also lead to missing markets.
Example, health insurance market and used car market. You guys have given very big lengthy stuff on this. You can just pick up this much and you are good to go from the exam point of view. You can write your example, you can build up your own stories. Do we need to mug up the stories also? No, it's not required. Now what is moral hazard? पढ़ती हूँ फिर डिस्कस करेंगे. Moral hazard is about actions made after making a market exchange. This is also like very good. अब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, आई बाय इंश्योरेंस, यू आर इंश्योरेंस कंपनी, आई बाय इंश्योरेंस फ्रॉम यू. ओके, सो आफ्टर बाइंग इंश्योरेंस व्हाट हैपेंस, आई स्टार्ट बिहेविंग वेरी इररिस्पॉन्सिबल. कि वाई, क्यों ऐसा करूँगी मैं, कि चलो ना यार कुछ तबीयत बिगड़ेगी तो इंश्योरेंस तो है ही मेरे पास में, तो आई कैन, मतलब थोड़ा मैं इररिस्पॉन्सिबली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहेव कर सकती हूँ. गाड़ी को इंश्योर करा लिया. ओके, तो गाड़ी चलाने में ड्राइवर थोड़ा सा बिहेव उसका जो है वो क्या बोलते हैं, व्हाट, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, व्हाट डू यू से, रेकलेस बिहेवियर और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अ बेटर वर्ड, बिकॉज ठीक है कुछ टूट जाएगा तो कोई बात नहीं है, हम तो इंश्योरेंस करा ही रखे हैं. सो ये जो तुम कर रहे हो ना आफ्टर इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मॉरल हैजार्ड. सो बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, दिस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ योर्स after buying a product, after consumption, which can lead to detrimental financial impact on some counterparty, like insurance company for that matter, is called moral hazard. And because of this kind of behavior, if people get into, what will happen? Again, the claims of the insurance company will increase and thereby making the business completely unviable for them. Okay, and that is why it will lead to, moral hazard will lead to markets failure. Some good quality products will just निकल जाएंगे मार्केट से. एक कार का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर, वो तुमको बताती हूँ बिकॉज हो सकता है तुम्हें कहीं पे पूछे वो लोग. ओके, लेमन्स बोलते हैं, पता है तुमको लेमन्स किसको बोलते हैं फाइनेंस में? लेमन्स बोलते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट, लो क्वालिटी हाई रिस्क प्रोडक्ट इन द मार्केट. ओके, अब सेकेंड हैंड मार्केट में कैसे यूज होता है ये प्रोडक्ट? सो सपोज फॉर एग्जाम्पल लाइक काइंड ऑफ वी आर टू पीपल, मैं तुम्हें कार बेच रही हूँ. ओके, तो कार के बारे में जो टेक्निकल जो नॉलेज है एक्स्ट्रा, मतलब उसके बारे में कुछ खास जो अगर तुम्हें शायद पता चल जाए तो तुम ना खरीदो, राइट? तो व्हेन कार्स गो इनटू द सेकेंड हैंड मार्केट, बोथ काइंड ऑफ कार्स वुड गो, सम गुड क्वालिटी कार्स विल ऑल्सो गो एंड सम बैड क्वालिटी कार्स विल ऑल्सो गो, राइट? नाउ द बायर ऑन द बेसिस ऑफ इस एवरेज इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड हैंड कार्स, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? अब जो आदमी खरीदने को आ रहा है वो तो अपने दिमाग में एक पर्टिकुलर पिक्चर लेके आ रहा है कि भाई ऑन एन एवरेज सेकेंड हैंड कार ऐसा बिहेव करती है, यानी इसमें ये चीज़ों का खर्चा लगता है, इन चीज़ों पे वो अच्छी होती है एंड सो ऑन सो फोर्थ. लेकिन अगर जो कार तुम खरीद रहे हो मेरे से, उस कार में कुछ ऐसी खराबी है, ओके, व्हाट विल हैपन देन? तो क्या होगा ना, पता है तुम्हें कि बेसिकली वो कार मैंने तुमको बेच दी, मतलब तुमने एवरेज क्वालिटी सेकेंड हैंड कार खरीदी, मैंने तुमको लेमन बेच दिया basically. So what will happen now? This whole market of second hand cars will get impacted. Okay, and what will happen then? तुम और तुम्हारे जैसे कई लोग जो होंगे वो जो प्राइस है सेकेंड हैंड कार के मार्केट में एक एवरेज जो हुआ करती थी वो कम कर दोगे. क्यों कम कर दोगे? क्योंकि तुम्हारा रिस्क बढ़ गया ना. तुम मतलब उस मार्केट के अंदर में ये बात फैल जाएगी कि बॉस पता तो चलता नहीं है कि क्या कार खरीद रहे हैं, अच्छी है कि बुरी हो, तो चलाने के बाद ही पता चलेगा कि अच्छा है कि खराब है. तो ऑन एन एवरेज क्या होगा कि वो जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगी. जैसे वहाँ प्रीमियम्स ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे सेकेंड हैंड कार की प्राइस नीचे चली जाएगी. ओके, सो व्हाट विल हैपन? सपोज मेरी जगह पे कोई और आदमी है, वो भी कार बेचना चाहता है, मगर उसकी कार अच्छी है एंड इन अ गुड कंडीशन, वेरी नाइस कार, उसको भी कम पैसा लेना पड़ेगा बिकॉज मैंने ऐसा बिहेव किया. समझ में आ रहा है? So because of lemons being sold, some good quality product will not go into the market only. अब वो आदमी बोलेगा, जो मेरा फ्रेंड है, मान लो उसकी गाड़ी अच्छी थी, सेकंड हैंड मार्केट वो बेचना चाहता था, जब उसको पता लगा कि यार ये तो पैसे कम मिल रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं मैं तो सेकंड हैंड मार्केट में नहीं बेचूंगा गाड़ी अपनी, मैं किसी अपने फ्रेंड को बेच देता हूँ. तो फ्रेंड को तो रिलेटिवली पता है कि भाई इसकी गाड़ी अच्छी है, तो वो तो ज़्यादा दाम दे देगा. समझ में आया? तो जो अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें होंगी वो उस मार्केट तक जाएंगी ही नहीं. Only lemons will reach to the market and this will again lead to market failure. क्या ऐसा मार्केट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. This is not efficient allocation of the resources. So this is also called as moral hazard.
I think, guys, I have done a lot of justice, tried to do a lot of justice with the chapter. I'm sure you will like, you enjoyed this chapter completely. Now it is time to move ahead. So I've written the last line. Asymmetric information, adverse selection, and moral hazard affects the ability of the markets to efficiently allocate resources and therefore lead to market failure because the party with better information has a competitive advantage. मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ये तो मैंने पता मैं कर रही थी तो फटफट हो गया ये, मतलब एक भी क्वेश्चन मुझे मतलब ऐसा नहीं लगा मुझे तुम लोग मैम आप तो मैम हो करके तो आपको तो आएगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है. अगर कोई भी चीज़ हम पहली बार कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अभी करवाएं, अब इसके बाद जब पढ़ाऊंगी तो दोबारा होगा, मेरा सेकंड टाइम होगा, बट अभी मैंने पहली बार किया एंड आई कुड डू इट, तो तुम भी कर पाओगे. तो मैं हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बोलती हूँ कि यू शुडंट लाइक अटेंड दिस पार्ट, यू कैन टेक अ पॉज, ट्राई टू डू ऑन योर ओन एंड देन कम बैक, एंड इफ यू वांट टू गो अलॉन्ग आई डोंट माइंड ऑल्सो. Market failure occurs when public goods are not sufficiently provided by the public sector. I don't feel it is correct. The market fails to allocate resources efficiently and therefore market outcomes become inefficient. I think this is the correct answer. People are not willing to pay, no want to have a free ride. No, this is the B is the correct answer actually. Market fail, सारा एक साथ दिखना चाहिए. Okay. Markets fail because externalities are not accounted for in pricing and quantity decision of the firms. Most often, the prerequisites of competition are unlikely to be present in the economy. Prices fail to reflect the true cost and benefits to the society. I think all of the above, guys. Externalities are not accounted for in pricing and quantity decision. ये सही है, ये तो सही है. Markets fail because most often the prerequisites of competition are unlikely to be present. यानी कि monopolistic economy. Prices fail to reflect the true cost and benefits to the society. I think all of them are correct for that matter. Markets fail because A, externalities are not accounted for in pricing and quantity decisions of the firms. सबको साथ लाने दो. Most often, the prerequisites of competition are unlikely to be present in an economy. Guys, A is correct actually. Externalities are not accounted for in pricing and quantity decision of the firm. That means socially optimal output नहीं होता है at right prices. Most often the prerequisites of the competition are unlikely to be present in the economy. यानी हमेशा market perfect competition, यानी perfect competition तो होता ही नहीं है. Prices fail to reflect the true cost and benefits to the society. I think all of above. Market power makes price equal marginal cost and produce a positive external benefit on others. No, it doesn't create a positive external benefit. This is not correct. Can cause markets to be inefficient because it keeps price and output away from the equilibrium of supply and demand. That is correct. Makes the firm price makers and restrict output so as to make allocation inefficient. I think B and C both are correct. Markets do not exist for pure public goods. I don't need to see further. The unique feature of an externality is that it is initiated and experienced not through the operation of price system but affects an external agent. Let us read more actually. Initiated and experienced not through the operation of price system but outside the market. I think this looks like correct. Initiated and experienced by the same entity but causes decrease in welfare. No, it is initiated by someone else and experienced by someone else for that matter. Okay, then guys, I think B को सही होना चाहिए. Causes decrease in social welfare through the system of prices prevailing in the market. I think this looks, because लिखा है ना, not through the operation of price system but outside the market. मतलब जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं, मार्केट के आउटसाइड एक्सपीरियंस करते हैं लोग. If a textile mill produces large amounts of negative externality, then which one of the following is possible? The output of textile is too little when compared to the socially optimal output quantity. नहीं, इसका मतलब वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब हुआ ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करा जितना उसको करना चाहिए उसके कंपैरिजन में. द आउटपुट ऑफ टेक्सटाइल इज टू लार्ज व्हेन कंपेयर टू द, ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से. All but one of the following statement is incorrect. Identify the correct statement. Okay. When there is a negative externality, the social marginal cost will exceed the private marginal cost. Right? Social marginal cost will be equal to the private marginal cost and external cost. Right? तो ज़्यादा होगा.
इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? द सोशल मार्जिनल कॉस्ट विल एक्सीड प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, नो, पॉजिटिव में नहीं होगा. द सोशल मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट. और देखते हैं, द सोशल मार्जिनल कॉस्ट विल बी लेस देन द प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट. मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो क्या होगा पता है कि जो तुम बेनिफिट क्रिएट हो रहा है यानी कि तुम्हारी वजह से, राइट. तो जो तुम खर्चा कर रहे हो, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, टोटल सोशल कॉस्ट होता है इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. तो अगर वो एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है, बेनिफिट है, तो वो जो प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट है वो और कम हो जाएगा मेरे हिसाब से. वो आंसर होना चाहिए. ओके. 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज? ओके. When social marginal costs are equal to private marginal cost, the level of output will be equal to the socially optimum level. When social marginal costs are less than private marginal cost, the level of output will be lower than the socially optimal level. When social marginal costs are greater than private marginal cost, the level of output will be higher. I think C is correct, guys. समझा मैंने क्या बोला? When social marginal cost are greater than, यानी कि एक्सटर्नल कॉस्ट है इसके अंदर में, करेक्ट है. तुमको डायग्राम याद है डेड वेट लॉस वाला? उसके अंदर में ये क्या बोल रहा है पता है क्या, कि अगर सोशल मार्जिनल कॉस्ट प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, यानी कि एक्सटर्नल कॉस्ट है तभी तो ज़्यादा है, और अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब जो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हो रही है वो सोशली ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रही है. मैच द फॉलोइंग. प्योर पब्लिक गुड्स, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल. ए का थर्ड होना चाहिए. तो पहले सबसे पहले ढूंढो कि ए का थर्ड में कौन कौन सा है. सी और डी में से अपने को चूज करना पड़ेगा. क्लब गुड्स, क्लब गुड्स में होगा नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल या फिर नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल. मेरे हिसाब से गाइस 4 होगा इसका. क्लब गुड्स में क्या होता है, नॉन राइवल होता है बट एक्सक्लूडेबल होता है, करेक्ट ना. तो ए का आंसर 3 होगा और क्लब का 4 होगा. तो आई थिंक डी इज करेक्ट. दिखा नहीं तुमको ये वाला, देखो ना. बाकी कॉमन रिसोर्सेज का क्या होगा, ये कॉमन रिसोर्सेज का होगा नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल, यानी सेकंड. देखो ये भी सही है. प्राइवेट गुड का क्या होगा, एक्सक्लूडेबल एंड राइवल. सो आई थिंक दिस इज गोइंग करेक्ट ओनली. पोल्यूशन इज एन इंस्टेंस ऑफ मार्केट फेलियर बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस इज हायर देन एफिशिएंट प्राइस. ओके. बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस इज लेस देन एफिशिएंट प्राइस. Because property rights are poorly distributed. I don't think this is correct. Because the market does not produce enough good. ये भी नहीं. Because pollution is an instance of market failure because the equilibrium price is less than efficient price. Correct ना? यानी कि जो प्राइस है, जो प्राइस एज ऑफ नाउ है डिमांड सप्लाई की, वो जो प्राइस होनी चाहिए आइडियली, याद नहीं है क्या वो जो डायग्राम था अपना, याद है क्या? ये तुम्हारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये तुम्हारी इक्विलिब्रियम प्राइस है. ओके. लेकिन प्राइस ये होनी चाहिए ना, ये एफिशिएंट प्राइस है. आई होप तुमको समझ गया मैं क्या बोल रही हूँ, राइट. ये P1 है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, और P2 तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा एफिशिएंट प्राइस हो गया. तो ये मतलब बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस इज लेस देन एफिशिएंट प्राइस. आई थिंक बी शुड बी करेक्ट. 12. An adequate amount of pure public good will not be provided by the private market because of the possibility of free riding. Correct ना? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्योर पब्लिक गुड है वो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू, प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू क्यों नहीं आएगा? बिकॉज फ्री राइडर प्रॉब्लम है. ओके. आई बोले मैम तो कर दी, सोचो लेकिन सोच के करना, मेरे हिसाब से मत चलो. द फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ नॉन एक्सक्लूजन. देखें है क्या? एबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एट जीरो मार्जिनल कॉस्ट. नो. मार्जिनल बेनिफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ड्यू टू एक्सटर्नलिटीज प्रेजेंट. द गुड्स और सर्विस इज नॉन एक्सक्लूडेबल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्प्योर पब्लिक गुड? अ लाइट हाउस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. नो. कंजेस्टेड हाईवे ड्यूरिंग पीक आवर्स, ये इम्प्योर पब्लिक गुड हो गया. A situation where a pharmaceutical company has full information regarding the risk of product but continues to sell it is a case of asymmetric information.
If an individual tends to drive his car in a dangerously high speed because he has a comprehensive insurance cover, अब भी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा moral hazard. Read the following statements. Common resources are public goods which are pure public goods which are non-rival. No, they are rival. Common resources are non-excludable but rival. तो one सही नहीं है. Since price mechanism does not apply to common resources, producers and consumers do not pay for these resources. That is correct. That is correct. Second is correct. Self-interest makes them overuse the common resources and cause their depletion and degradation. ये भी सही है. Okay, the common resources are impure public goods which are excludable but non-rival. ये सही नहीं है. I think guys, I think second and third सही है guys. ये सही होना चाहिए इसका. Market failure will never occur in a socialist economy, unplanned economy, capitalist, none of the above. Market failure कहीं भी हो सकता है. Now we are going to discuss. Guys, इसका ना आंसर तुम देख लेना है मॉड्यूल में, लेकिन डिस्कस करना मेरा काम है. ओके, आइडेंटिफाई द मार्केट आउटकम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस. ठीक है. अ फ्यू यंगस्टर्स प्ले loud music at night, neighbors may not be able to sleep. Negative consumption externalities. तुम्हारे consumption activity से you are imposing cost on others. करेक्ट ना. तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का ये इसके अंदर में तुम लिख सकते हो. राम buys a large SUV which is very very heavy. So basically इसको क्या बोलेंगे, I don't know. You can say that it is like you will like damage the roads because it is very heavy. I don't know why they have given such kind of example. SUV से रोड थोड़ी ना टूट जाती है, बट ठीक है. फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा. ओके, तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ही इसके अंदर में आना चाहिए, और तो कुछ नहीं आएगा इसके अंदर में. X smokes in public place. If you smoke in a public place, you are basically creating negative consumption externality, and सामने वाला रिसीव कैसे करेगा? You are imposing cost to be received in terms of consumption only. तो इनहेल करेगा ना तुम्हारे स्मोक को, तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी हुई मेरे हिसाब से ये. रूरल स्कूल स्टूडेंट्स आर गिवन वैक्सीनेशन अगेंस्ट मीजल्स. दिस इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, राइट ना. या प्रोडक्टिव, इसको तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, विच विल बी रिसीव्ड इन, मतलब इसको कई तरीके से इंटरप्रेट करा जा सकता है. पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी भी बोल सकते हैं एक्चुअली, एंड टू बी रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ओनली. ओके, कैसे कि भाई तुम अगर लेते हो तुम अगर वैक्सीन लेते हो, सपोज करो कोई मीजल्स का तुम कोई वैक्सीन लेता है या कोविड का कोई वैक्सीन लेता है, तो तुम्हारे कंजम्पशन की वजह से यू आर लाइक डेटरिंग द जो इन्फेक्शन तुम्हारी वजह से नहीं फैलेगा. ओके, सो बाकी लोग पॉजिटिव तरीके से कंज्यूम करेंगे उसको. दिस इज लाइक पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी. प्रोडक्शन में ऐसे बोल सकते हैं तुम, प्रोडक्शन में तुम बोले मैम आपने प्रोडक्शन में बोला, हाँ बोला मैंने. तो जो फार्मा कंपनी ओके, जो अगर गवर्नमेंट ये फ्री वैक्सीन का सपोज करो कि रूरल एरिया में करती है, तो ये क्या हो गया, उनका जो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है दैट इज गोइंग इन टर्म्स ऑफ लाइक पीपल वुड बी हेल्दी, दे वुड बी प्रोड्यूसिंग मोर समथिंग. सो इट इज़ वेरी लाइक, एक बात तो ध्यान रखना, द बाउंड्रीज आर वेरी लाइक ब्रीचिंग. मतलब कोई एक चीज़ के हिसाब से तुम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, सब्जेक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा. ट्रैफिक कंजेशन मेकिंग ट्रैवल वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, नॉट वेरी 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 अनकंफर्टेबल. दैट इज नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी. करेक्ट ना. तुम्हारे कंजम्पशन करने की वजह से रोड का दूसरों कंज्यूम करने में दिक्कत हो रही है. करेक्ट ना. और ये इम्प्योर पब्लिक गुड्स का भी एग्जाम्पल दो, यानी दो आ गए, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी एंड इम्प्योर पब्लिक गुड्स, दो आ जाएंगे इसके अंदर में. पायरेसी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. तो पायरेसी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स में क्या लेना चाहिए हम लोग को? एक तो फ्री राइडर प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हाँ फ्री राइडर इश्यूज हो गए. दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी. करेक्ट ना. तुम्हारी किसी ने प्रोग्राम बनाया तो क्या प्रोडक्शन किया ना उसने, तो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, इम्पोजिंग कॉस्ट ऑन अदर्स, ओके, टू बी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन. यानी कि तुमने कोई एक प्रोग्राम बनाया सपोज करो और उसकी पायरेसी हो गई.
ओके, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा भी अफेक्ट हो रहा है और सामने वाला का भी अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज वो पायरेट करके क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है। ओके, और सामने, बट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, आई डोंट नो आई मीन एग्जैक्टली हाउ टू एक्सप्लेन, बट अगर कोई मूवी का, सपोज प्रोग्राम का छोड़ दो, मूवी का, तो क्या होता है, बॉलीवुड की कोई मूवी अगर पायरेट होती है तो क्या होगा, कितने तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं ये बोलना चाह रही हूँ तुमको कि सपोज करो कि कोई मूवी है उन्होंने बनाई, तो उन्होंने अगर पायरेट होती है मूवी तो क्या होगा, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी होगा, राइट, टू बी रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, टू बी रिसीव्ड इन बोथ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। कैसे, जो लोग पायरेटेड मूवी देखेंगे उनका जो एक्सपीरियंस है मूवी हॉल में जाके देखने का वो खत्म हो जाएगा, तो कंजम्पशन उनका बिगड़ा। ओके, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करके उनका ये मूवी से पैसा कमाते थे, उनका भी धंधा गया। और कितने लोगों का धंधा गया, बिकॉज जब आप मूवी हॉल जाते हो तो पॉपकॉर्न खाते हो, आप कोक पीते हो। अब समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ सर, तुमको सोचना होगा और सोच के तुम अपने अकॉर्डिंगली तुम इसको डिफाइन कर सकते हो। आई होप दिस एग्जाम्पल वॉज मच लाइक ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यानी कि बॉलीवुड की प्रोडक्शन जो थी, काइंड ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हुई, इम्पोज्ड, it is imposing cost in terms of consumption as well as production. Same we can use for piracy of computer programs also. Some species of fish are now getting extinct because they have been caught indiscriminately. I think वो नहीं था तुम्हारा common resources and एक था ना, क्या बोलते हैं यार, commons something. See, I'm missing out on that word. It happens when you are overdoing something. If I don't say, I will not be like, it's not a free rider problem. अरे क्या था वो, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, सॉरी, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स था वो, तो वो उसमें आना चाहिए, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। So tragedy of commons you will write, and common resources. The municipality provides sirens 4 times a day. There will be a free rider problem because अगर free में कुछ provide करोगे तो free rider problem आएगा. Then burglar alarms are installed by many in your locality. Again free rider problem. Okay. अच्छा, अगर मैं लगाती हूँ burglar alarm तो क्या होगा कि अगर चोर आता है, if there are thieves or something like that, then मैं अलार्म लगाती हूँ अपने लिए, बट बाकी लोग को भी उसमें सेफ्टी हो जाएगी, राइट। दैट इज अगेन अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस ड्यू टू एमिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगेन दिस इज लाइक ग्लोबल पब्लिक गुड्स का प्रॉब्लम है। देन यू कैन ऑल्सो से कॉमन रिसोर्सेज। then I think common resources के you can write common resources issue wherein people, if not deterred, they would keep using kind of ruthlessly, and there will be depletion and degradation in the resources. Number 2, global public goods का हार्म हो रहा है। तो गाइस इस तरह से करके कोई एक, अगर तुम ये सोचते हो ना कि इन सब का कोई एक आंसर हो सकता है, तो ये मत सोचना कोई एक आंसर हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी तुम इंटरप्रेट करो वो फैक्ट्स के साथ तुमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि बर्गलर अलार्म्स आर इंस्टॉल्ड बाय मेनी इन योर लोकेलिटी, भले तुम वहाँ पे आंसर लिखो या नहीं लिखो, तुम्हारे ब्रेन के अंदर में क्यों वो फ्री राइडर प्रॉब्लम है ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो कई बार क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं भी सोच रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं किए सम्स, इवन आई एम टॉकिंग स्पॉन्टेनियसली इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ यू फॉर दैट मैटर। सो पॉसिबली इफ आई स्टार्ट राइटिंग दीज आंसर्स, then I'll have to create a hypothetical story कि okay, if I put a burglar alarm and if there is a burglar in the area, then अगर if the whole अगर एक बिल्डिंग के अंदर में 1-2 लोग भी लगाते हैं burglar alarm, तो अल्टीमेटली सबको उससे बेनिफिट हो जाता है। तो फ्री राइडर इश्यूज हुआ, राइट, दैट वे। तो तुमको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आंसर को, क्यों तुमको लगता है कि ये फ्री राइडर प्रॉब्लम है। ऑन दैट नोट, आई एम लाइक वाइंडिंग अप विद दिस टॉपिक बिकॉज आई फील दैट it's high time moving on to the next topic, guys. Thank you so much. Please keep revising. It is important to have a lot of clarity. It will be a bit, not much, bit difficult because they are actually overlapping with each other a lot. Okay, so just feel confident, revise a lot, keep revising, keep studying. Thank you so much.